धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हाँ, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं, जिसमें हम देश ही नहीं दुनिया भर की खबरों की बात करते हैं और साथ ही चर्चा करते हैं गाजा से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर, क्योंकि हमारे साथ जुड़ते हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नजर रखते हैं। और आज गाजा से जुड़ी हुई कुछ अहम खबरें ईरान से भी ताल्लुक रख रही हैं, हिजबुल्लाह से भी ताल्लुक रख रही हैं, और भारत और अमेरिका में भी कुछ ताजा घटा है, और रूस के अंदर से भी कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उन सब पर बात करने से पहले स्वागत कर लेते हैं सर का। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। शुरुआत भारत की खबर से ही करते हैं। सीए को लेकर अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी अपना बयान जारी कर दिया। क्या पूरी कहानी है? अमेरिका जो मानवाधिकार का, जैसे मैंने कल भी कहा था, झंडा ऊंचा करते हुए हर जगह हस्तक्षेप करता है, पाकिस्तान, भारत, पूरे विश्व भर में। हालांकि खुद अपने यहाँ मानवाधिकार का सबसे बड़ा दुश्मन और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन इस हद तक है कि वह एक आतताई की तरह हमें, यानी एक क्रिमिनल स्टेट के रूप में हमें नजर आता है। यह जरूर है कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो भारत का है वह एक धर्म के आधार पे है। वह भारत को तोड़ने की कोशिश है जहां तक इसकी सामाजिक समरूपता की बात है, और इसको लेकर अमेरिका को एक हथियार मिला है भारत के खिलाफ हंगामा करने का। दोनों अपने अपने जगह पर सही हैं, दोनों अपने अपने जगह पे गलत हैं, और भारत ने इसका विरोध किया कि अंदरूनी मामला है। और अमेरिका इस पे कभी भी मान नहीं सकता है कि भारत का अंदरूनी मामला है, चूंकि वह उसका सबसे बड़ा हथियार है, और दोनों के बीच में कभी हाँ कभी ना, यानी लव और हेट का संबंध जारी है। जी चलिए अब अपने बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। जो आईएमएफ का ऑफिस है अमेरिका में, वर्ल्ड बैंक का ऑफिस है, उसके बाहर पीटीआई यानी कि इमरान खान की पार्टी के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इसको लेकर पाकिस्तान की राजनीति में उबाल है। साथ ही जो नए नवेले प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ, उन्होंने पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत से मुलाकात की है। कैसे दोनों घटनाओं को जोड़कर देखा जा सकता है सर? सबसे बड़ी बात जो मूल में है कि यह सरकार अमेरिका के मदद से, यहां तक कि फौज के मदद से भी बनी है। इमरान खान को जेल के अंदर डाल के चुनाव में धांधली हुआ, इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। और अभी आईएमएफ, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और नई सरकार खुलेआम कहती है कि अमेरिकी मदद से हम आईएमएफ से लोन लेंगे और पाकिस्तान का जो बुरा हालत है उससे हम मुक्ति पाएंगे। यह इससे भी नजर आ रहा है कि अभी प्रधानमंत्री नए बने हैं और वो किससे मिल रहे हैं, तो अमेरिकी राजदूत से मिल रहे हैं। इस हद तक नीचे जा रहे हैं। उनके फिनांस मिनिस्टर मिल सकते थे, हालांकि उनके फिनांस मिनिस्टर मिल रहे हैं यूरोपियन एम्बेसडर से, यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से, यानी अंदर ही अंदर बात चल रही है। और आईएमएफ के आदेश के बाद इन्होंने क्या किया है कि जो कानून कहते थोड़ा सा बदलाव है, थोड़ा सा बदलाव नहीं है, भयंकर है, पाकिस्तान को गिरवी देने की बात है। वह एक दो मैं बता दूं, पाकिस्तान का कंट्रोल जो इनके पब्लिक सेक्टर पे है वह कमजोर हो जाएगा। जहां आईएमएफ का लोन आ रहा है, यानी वो आईएमएफ के अंदर जाएगा। और कहां कहां जाएगा? शिपिंग, पोस्टल सर्विसेज, हाईवेज। क्रिमिनल लॉ जो बनते हैं, यानी पाकिस्तान उनके खिलाफ क्रिमिनल लॉ नहीं लागू कर सकेगा। प्राइवेटाइजेशन का जो कंपनीज जो बने हैं, जो फ्रंट बने हैं, उसको कमजोर करेगा, यानी प्राइवेटाइजेशन खुलेआम रूप से होगा, जो स्थिति भारत में नजर आया था 2014 के बाद से, पूरे श्रीलंका में नजर आया था, वह हो रहा है। और एक दूसरे को आरोप लगा रहे हैं। जहां यह बात है कि इमरान खान के समर्थक अब अमेरिका में हंगामा मचा रहे हैं, चूंकि पाकिस्तान नहीं कर सकते, इसलिए पाकिस्तान का अभी जो सत्ता में वो कहते हैं कि इमरान खान के समर्थक पाकिस्तान विरोधी हैं, देशद्रोही हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि अभी जो बने हैं वह देशद्रोही हैं। यह सब बात चलता रहेगा। मुख्य मुद्दा है कि पाकिस्तान का नकेल जो है वो आईएमएफ के अंदर में पूरी तरह से आ चुका है। जी, जो डिमांड पीटीआई ने की है सर, वो कहता है कि आप शर्तें अपनी कड़ी करो और साथ ही आप ये भी क्लियर कराओ कि जो चुनाव में धांधली है उसकी जांच होगी। तो क्या उस डिमांड को आईएमएफ मानेगा? उस चुनाव की जांच की मांग अमेरिका खुद करने की बात कर रहा है, और वहां भी पाकिस्तान भारत की तरह कर रहा है कि हमारा अंदरूनी मामला, इस पर हस्तक्षेप ना करें। यह सब बकवास कर रहे हैं। हाँ, उनका एक मांग यह भी है
जो इमरान खान के समर्थक है कि पहले इमरान खान को रिहा करो, उसके बाद से तुम लोन दो। और जहां तक कड़ाई से सख्ती करने की बात है आईएमएफ के टर्म्स कंडीशन की, ऑलरेडी इतना कड़ा है जिसका कोई अंदाजा मैंने जो 5-6 उदाहरण दिए, और किस हम्म, तरह से पाकिस्तानी सरकार का जो भी कंट्रोल आईएमएफ के लोन जहां जहां भी प्राइवेट कंपनी में जा रहा है, यहां तक कि जो पब्लिक सेक्टर है वो भी किस तरह से खत्म होता नजर आ रहा है। अब क्या तुम करोगे, सीधे के सीधे बेचोगे खुलेआम रूप से? वह तो हो ही रहा है जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, क्योंकि अमेरिका में अब राजनीति इसी मामले को लेकर गर्म रहेगी नवंबर तक। डोनाल्ड ट्रंप का साथ नहीं दूंगा, ये कहा है पूर्व उपराष्ट्रपति पेंस ने। क्यों वो ऐसा कह रहे हैं? माइक पेंस का वैसे भी जब पिछले पिछली बार का टर्म जब ट्रंप का खत्म हुआ था, और उसके बाद से इन दोनों में मतभेद बढ़ता जा रहा है। जब ट्रंप चुनाव हार रहे थे और उन्होंने काफी कोशिश की थी, माइक पेंस की हेल्प लेने की बात की थी कि भाई इस चुनाव को रद्द करो या रोक दो, आगे गणना बंद करो। जो उनके हिल्स पे जो हंगामा हुआ था कैपिटल हिल्स पे, हम्म, ट्रम्प के समर्थक गए थे, माइक पेंस ने उसका विरोध किया था, दरार वहां से शुरू हो गई। हम्म, नंबर 2, अभी में जब रिपब्लिकन का जब अंदरूनी अ, हो रहा था, तो माइक पेंस ने भी कोशिश की थी कि ट्रंप नहीं वो खुद राष्ट्रपति उम्मीदवार बने, वहां भी हार गए हैं। और अब आके माइक पेंस इस हद तक हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, या उनको लग भी रहा है कि भाई ट्रंप जैसा जाहिल आदमी को समर्थन मैं कैसे कर सकता। हालांकि दूसरी तरफ देखें तो कम जाहिल वहां के बाइडेन नहीं है, लेकिन हम्म। उनका अंदरूनी मामला भी है, पूरे देश का मामला भी है। वैसे माइक पेंस भी कहीं तरह से प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए नहीं लड़ रहे हैं जी। नहीं, माइक पेंस से पहले निक्की हेली भी कह चुकी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन नहीं करूंगी, मेरे समर्थकों को खुद ही ट्रंप को मनाना पड़ेगा। तो क्या रिपब्लिकन के अंदर भी बहुत बेचैनी है ट्रंप को लेकर? बिल्कुल है, इसमें संदेह नहीं है, बिल्कुल है। जैसे डेमोक्रेट्स के अंदर भी बेचैनी है बाइडेन को लेकर, यहां पे वो बेचैनी है। दोनों के दोनों महाधूर्त, महाकाइयां, और जो भी है वह एक ही है कि वह पूंजीपति वर्ग के लिए और साम्राज्यवाद के लिए लड़ रहे हैं। वहां पे को मदद दे रहे हैं, वहीं पे यूक्रेन को मदद दे रहे हैं। इनकी नीति एक ही है जी। जिस दौर में वोटिंग हो रही है रूस के अंदर, कुछ तस्वीरें आगजनी की भी सामने आ रही हैं, उस दौर में यूएन ने एक रिपोर्ट जारी की और उसमें कहा कि रूस जो है यूक्रेनियों के साथ ज्यादती कर रहा है, जुल्म कर रहा है। इस रिपोर्ट को क्या संयोग कह सकते हैं हम लोग? संयोग तो नहीं है, हालांकि ये पहले से यह चला आ रहा था। शुरुआती दौर में जब आक्रमण हुआ था और उसमें यूक्रेन और बाकी देश सब यूएनओ में गए थे कि ये मानवाधिकार का हनन कर रहा है, और जो कैदी पकड़े हैं उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है। यूक्रेनी बच्चों को उठा उठा कर अपने यहाँ ले जा रहा, जबरदस्ती रूसीकरण उनका कर रहा है। हालांकि रूस का कहना था कि उनको वह बचा रहा है, और उसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और वर्ल्ड कोर्ट आईसीजे का भी कहना था कि उस मामले में वो सीधे के सीधे दखल नहीं कर सकते। हालांकि आईसीजे ने कहा था कि रूस युद्ध को तुरंत बंद करे, जिसकी बात रूस ने नहीं मानी थी। और इसके बाद से ये हंगामा, चूंकि चुनाव हो रहा है, चुनाव में केवल यही नहीं बल्कि यूक्रेनी सैनिकों ने दूसरे दूसरे नामों से, कि रूस से जो बिखरे हुए लोग हैं, हटे हुए लोग हैं, और रूस में पुतिन का विरोध कर उनकी सेना ने बेलगोरद और वहां से सटे हुए अन्य क्षेत्रों में, यानी यूक्रेन के नॉर्थ में जो उन्होंने करीब 2,500 से आक्रमण किया था, 3-4 दिन तक बेहद जबरदस्त लड़ाई चली थी। हालांकि वो बुरी तरह विफल हो गया, बात अलग है। और हम्म, पूरे के पूरे बम्बार्डमेंट पूरे उस एरिया में कर रहे हैं, रूस में कर रहे हैं, ताकि उनका चुनाव कहीं ना कहीं से विफल हो और पुतिन हम्म। के खिलाफ हो। हालांकि ऐसा नहीं लगता है कि उनका यह लक्ष्य कहीं से भी पूरा हुआ है जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। G7 की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें ईरान से कहा गया है कि अगर बैलिस्टिक मिसाइल रूस को दी तो प्रतिबंध लगा देंगे हम लोग। G7 के पहले तो अमेरिका ने भी काफी उस पे बंधन लगाए हैं, धमकियां दी हैं। ईरानी जहाज को, हवाई जहाज को जहां मौका मिला उसने पकड़ा है। ईरान ने भी उसके जहाज को रेड सी में पकड़ा है। ये हम्म, सब एक दूसरे में आपस चल रहा है। लेकिन अभी चूंकि ईरान खुद ब खुद फंसा हुआ है मिडिल ईस्ट में, हम्म। और फिलिस्तीन की जो लड़ाइयां चल रही है इसराइल के साथ, उसमें वो बहुत ज्यादा भारी मात्रा में अस्त्र देने में असमर्थ है। लेकिन जहां भी पॉसिबिलिटी बनती है, खासकर यूएवीज यानी ड्रोन्स और मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स, वह रशिया को दे रहा है और देता रहेगा जी।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ऐसी ये खबर आ रही है नॉर्थ कोरिया से, जो पुतिन ने कार दी थी, नॉर्थ कोरिया का शासक उसको चलाते हुए दिख रहा है। साथ ही वो जंग की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हवाई अड्डे पर भी जा रहा है। ये सब क्या कहलाता है सर? ऐसे लोगों के बड़े मजे हैं, बताइए। रूस ने उनको बड़ी भारी गाड़ी दी, उसके मजे ले रहे हैं, दिखा रहे हैं। और हम्म, उनकी जनता, उनके समर्थक करने वाले लोग बड़ी खुश होते हैं कि हमारे पैसे से बंदा देखो कितना मस्ती कर रहा है। हम्म, युद्ध की तैयारी तो लगातार नॉर्थ कोरिया करता रहा है, ना करे ना अपडेट करे तो साउथ हम्म, कोरिया घुस जाएगा। हम्म, हालांकि नॉर्थ कोरिया का मसला थोड़ा अलग है, इनके पास न्यूक्लियर पावर है। और हम्म, न्यूक्लियर पावर को डिलीवर करने के उपाय इनके पास बहुत तरह से, अंडर वाटर भी है, ओवर हम्म, सी भी है, और लैंड टू लैंड लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी है। इसलिए हम्म। आसान नहीं है। लेकिन यह बेसिकली एक दिखावा है और कुछ खास नहीं है जी। तो ये दिखावा, जो हालात बन रहे हैं रूस को लेकर, पूरे यूरोप में तमाम यूरोप के देश रूस को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनको आईना दिखाने की कोशिश की जा रही है क्या इसके जरिए? उनका आईना तो अलग से है। एक नॉर्थ कोरिया का एग्जिस्टेंस या तो चीन के मदद से पहले था, अभी भी चीन का कुछ हेल्प है। हम्म, और रशिया का पूरा समर्थन है। इस युद्ध के बाद नॉर्थ कोरिया और रशिया बहुत करीब आए हैं, इसमें संदेह नहीं है। हम्म, और जहां तक रशिया के ऊपर दबाव डालने की बात है, ऐसा दिखता है कि रशियन गवर्नमेंट, पुतिन, जितने भी तानाशाह हो, जो भी हो, इन धमकियों से, इन युद्ध से और इनके मदद से जो 52 देश कर रहे हैं और नेटो की संख्या बढ़ के 32 हो चुकी है, वह लोग जरा भी विचलित नहीं, अपने संघर्ष में जारी हैं और अपने लड़ाई में जारी हैं। और उनको नजर आ रहा है कि वह यूक्रेन में पूरी तरह हरा रहे हैं। यदि फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड ये यदि घुसते हैं कहीं से, तो तृतीय विश्व युद्ध, जहां एटॉमिक पावर का इस्तेमाल होगा, इसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, वहां पे हम्म। रशिया विचलित नहीं। उससे ज्यादा डर फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका और इंग्लैंड को होना चाहिए जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो आ रही है ब्रिटेन से। यहाँ नमाज पढ़कर लौट रहे एक पाकिस्तानी लड़के पर स्कॉटलैंड में हमला किया, एक हमलावर पकड़ा गया है। क्या पूरी जानकारी है सर? यह बहुत दुखद और बड़ा ही गुस्से दिलाने वाली चीज है। इस तरह से, खासकर यह पाकिस्तानी बच्चा था, 13 साल का था, और चाकू इतने जोर से मारा गया है कि लंग तक में घुसा। खैर, हम उसके डिटेल में ना जाए, ग्राफिक वर्णन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम्म, आक्रमण जैसा कल भी हम लोगों ने किया था, एक तरफ जहां यहूदियों पर भी 150 गुना बढ़ा है, इन हम्म, मुस्लिम परिवारों पर 300 गुना अधिक बढ़ा है। और एक दूसरे को, जहां तक मुझे लगता है कि यह सरकार प्रायोजित, सीधे हो ना हो लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, हम्म, निश्चित रूप से उनका हाथ है। उनके हम्म, एमएलए, एमपीज, एमएलए नहीं, एमपीज वगैरह जो हैं, जो उन पर भी आक्रमण हो रहा है, उनके समर्थक लोग ये कर रहे हैं। नहीं तो यदि ब्रिटिश आर्मी छोड़िए, ब्रिटिश जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, पुलिस हम्म। प्रशासन जितने भी हैं, वह रोकने में असमर्थ हैं, तो कम से कम इस सुनाक सरकार को तो इस्तीफा दे ही देना चाहिए जी। नहीं, सुनक तो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी घटनाओं पर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, वही फार्मूला आजकल सुनक ने इख्तियार कर रखा है ब्रिटेन में सर। बिल्कुल एक दूसरे से सीख रहे हैं, और मुझे लगता है कि ज्यादा वो सीख रहे हैं नेतान्याहू से। नेतान्याहू इस मामले में बहुत ही घाग है, और उनका दशकों का मतलब अनुभव है, और बाकी दुनिया में इस तरह के वो प्रचार प्रसार कर रहा है जी। ये घटना स्कॉटलैंड में कल उस समय हुई जब यूएन में इस्लामोफोबिया को लेकर चर्चा चल रही थी। ईरान, तुर्की, तमाम देश और बाइडेन का भी एक बयान सामने आया था कि वो इस्लामोफोबिया को खत्म करना चाहते हैं। ये जितना भी करें, जी हाँ, यूएनओ वगैरह में हर जगह चर्चा चलती है। इंग्लैंड में भी जो नया कानून बना है, उसके हिसाब से वह कहते हैं कि इस्लामोफोबिया या यहूदी फोबिया, यहूदियों के खिलाफ जो हो रहा है, उस पर अच्छी तरह से वो बैन लगाएंगे। हालांकि उनका लक्ष्य केवल एंटी यहूदी नहीं, बल्कि एंटी इसराइल के ऊपर बैन करना है। और ये हम्म, पूरी दुनिया में बात होती है। क्या भारत में हम कभी कहते हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ सरकार हम्म, हो, जो भी हो? उनके चमचे जरूर कहते हैं, साधु संत जरूर शोर मचाते हैं, वो कहते हैं। लेकिन हम्म, खुलेआम रूप से सरकार कभी नहीं कहती है कि हम्म, हम यह कर रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि वह यही कर रहे हैं। और जब तक पूंजीवाद का एक भी तार बचा रहेगा पूरी दुनिया में, इस तरह की घटनाएं होंगी। चूंकि पूंजीवाद का बहुत बड़ा हथियार है जनता को हम्म। तोड़ने का, आपस में लड़ाने का, और खुद के खिलाफ लड़ाई को बंद करने का जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब रुख कर लेते हैं गाजा से जुड़ी हुई खबरों का। आईसीजे अगले महीने से निकारागुआ की उस अर्जी पर सुनवाई करने जा रहा है, जिसमें जर्मनी पर आरोप लगाया गया है गाजा में जनसंहार कराने का। ये अच्छी बात है, मैंने इसकी प्रशंसा की है। खासकर यदि अफ्रीका से, जो साउथ अफ्रीका ने पहले किया था, अब अमेरिकन कंट्रीज से, यानी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से जो आ रहे हैं, अभी निकारागुआ की है। और कम से कम सदन
पार्ट से वहां से है, लैटिन अमेरिकन कंट्री से जहां तक है, वहां की जनता खड़ी होती है। भले ही अर्जेंटीना में वो हार गए हों, लेकिन वहां की जनता यदि शामिल होती है और एक साथ खड़ा होती है, तो अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुहिम होगा। और जहां तक जर्मनी की जनता को हो, जहां की जर्मनी की जनता, वहां के किसान जो लड़ रहे हैं, उनको भी नजर आए कि किस तरह से दूर दराज के लोग, जिनका सीधे जर्मनी से कोई संबंध नहीं है, सीधे फिलिस्तीन से संबंध नहीं है, फिर भी दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा देते हुए कह रहे हैं कि भाई हमारा एक साथ होना जरूरी है, नहीं तो ये हमें छोटा छोटा करके लूट रहे, तोड़ रहे, मार रहे। लेकिन यहाँ एक जी सवाल तो उठ सकता है ना सर, सीधे सीधे अमेरिका खड़ा दिखाई दे रहा है इसराइल के पीछे, लेकिन निकारागुआ पहुंच गया है जर्मनी के खिलाफ, कुछ समझ तो नहीं आ रहा। नहीं, यह बिल्कुल स्पष्ट है। निकारागुआ की जो सत्ता है वह प्रो पीपुल है, वह कहीं से भी सोशलिस्ट नहीं है, लेकिन वह जनता के साथ है और अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ है। मैंने अभी हम्म मजाक बना दिया इनका, किम सुन उन जो है, जोंग उन जो है, नॉर्थ हम्म कोरिया, क्या कि वो बड़े गाड़ी में घूम रहे हैं, लेकिन उनका रोल यदि देखें एंटी अमेरिकन इंपेलिज्म में, वही हम्म हम ईरान की बात करते हैं, रशिया की बात करते हैं, बेलोरसिया की बात करते हैं, और जहां जहां भी ऐसे लोग खड़ा होते हैं, वह हम्म उनकी एकता होती है, वहां की जनता को साथ आना चाहिए हम्म इस पूरे युद्ध में शामिल होकर, और हम्म। अपने अपने देश में वो समाजवाद के लड़े, वो अलग बात है। नहीं, मैं सवाल ये उठाना चाह रहा हूं कि जर्मनी से ज्यादा भूमिका तो नजर आ रही है गाजा में चल रहे जनसंहार के पीछे अमेरिका की, अमेरिका के खिलाफ कोई क्यों नहीं जा रहा है? अमेरिका के खिलाफ तो है ही यह, बिल्कुल। अच्छा, अमेरिका के खिलाफ आईसीजे में, हाँ अब जी। अमेरिका के खिलाफ तो जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। अमेरिका के कोर्ट में वहां के लोग गए हैं, वहां तो हम्म इसकी हमने चर्चा की हुई है, और हम्म अमेरिकी पीपुल खड़ा हो रहा है। लेकिन अमेरिका हम्म के खिलाफ हाँ जाना तो चाहिए, लेकिन लोग अभी तक गए नहीं। सबसे हम्म मजा है कि यदि भारत अमेरिका के खिलाफ आईसीजे में चला जाए, जो कि अभी के हम्म। हालत में संभव नहीं है। जी। ये तो छोड़िए, यहाँ तो ये यहीं के लिए नहीं बोल पा रहे हैं, वहां के लिए क्या खैर बोल पाएंगे। बैरूत में कोई मीटिंग हुई है हिजबुल्लाह और ईरान के लीडरों की, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने एक बयान जारी किया है कि अगर इसराइल से जंग हुई तो वो अकेला लड़ेगा। ये क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? ईरान लगता है बेरूत में, जी हाँ, ये मीटिंग हुई है, और हिजबुल्ला, हुतीज, यानी बड़े समय के बाद से इन दोनों की आपस में बात हुई। ईरान का भी रिप्रेजेंटेटिव थे, और कई दूसरे वैसे रिप्रेजेंटेटिव थे जो कि इस ईरान समर्थित जितने भी रेसिस्टेंस फोर्सेस है सबका था, चाहे वो इराक में हो, सीरिया में हो, अन्य जगहों में हो। हम्म और शुरुआती दौर में देखिए तो रशिया ने भी इन लोगों को बुलाया था, इनकी बातें की थी, और रशियन फॉरेन मिनिस्टर साहब कहा था कि ऐसे लोग एकजुट हो, आपस में ना लड़े और एक हम्म साथ मिलकर करें। और इसमें हो सकता है कोई ना कोई चीज आया हो, ईरान के खिलाफ आया, जहां तक हिजबुल्लाह में, या मेरी समझ है, कोई जरूर नहीं कि सही हो, हम्म लेकिन लगता है कि इन लोगों ने मांग की हो ईरान से कि भाई तुम सीधे के सीधे युद्ध में आओ, कम से कम इराक और सीरिया में आओ, अमेरिकी फोर्सेस के खिलाफ आओ, सीधे के सीधे हुतीज को डायरेक्ट मदद करो। क्योंकि हम्म। हुतीज ने हाल में, जैसे कल उन्होंने 5-5 जहाजों पर आक्रमण कर दिया, जब से जी। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल शुरू किया, और उन्होंने साथ यह भी कहा है कि अब इंडियन ओशन तक उनकी रेंज पहुंच गई, वहां भी मार करेंगे। हम्म तो तुम क्यों नहीं आ रहे हो, तुम पीछे पीछे क्यों लड़ रहे हो? यह संभवतः में हुआ है, और इसलिए गुस्से में हिजबुल्लाह ने कहा, अभी तक हिजबुल्लाह डायरेक्ट अपने ग्राउंड फोर्सेस नहीं भेज रहा है, इसलिए गुस्से में हिजबुल्लाह ने कहा कि यदि स्थिति यहां तक पहुंच गई और रफाह में यदि घुसा, अभी तक हमने बहुत सारे रेड लाइन दिए थे, लेकिन हम्म। रफाह में आईडीएफ घुसा, तो हम डायरेक्ट, और कोई आना है, हम डायरेक्ट हम इसराइल के खिलाफ युद्ध घोषणा कर देंगे। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और कई और पहलू भी इसके निकल सकते हैं, उस पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन अगली खबर का रुख कर लेते हैं। फीफा से इसराइल को बाहर करने की डिमांड शुरू हो गई है। जी हाँ, यह है ह्यूमन राइट्स करके है, इस्लामिक ह्यूमन राइट कमीशन है, जिसमें और प्लस 60 दूसरे ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कहा है कि फीफा ने 2022 में, जब रशिया ने आक्रमण किया था यूक्रेन पर, तो रशिया को बाहर कर दिया था। यहां पे हम्म तुम क्या दोगलापन कर रहे हो, यानी हिपोक्रेसी, दोगलापन और शब्द हटाइए, लेकिन हिंदी शब्द वही है। और हम्म यहां पे इजराइल फीफा का हिस्सा कैसा, तुम उसको बाहर करो, ये उन्होंने हम्म। मांग की है। अच्छा देखते हैं सर, यहाँ फीफा। पे एक मिनट मैं आपको रोक रहा हूँ। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में खड़े होकर कांग्रेस की नेता रेणुका चौधरी को हंसने पर यह कह सकते हैं कि ऐसी हंसी मैंने रामलीला के बाद या रामायण के बाद पहली बार सुनी, यानी कि उनको एक तरीके से सुपरनखा कह सकते हैं, तो दोगलापन शब्द इस्तेमाल करने में हमें क्या दिक्कत है? हमारे कुछ समर्थकों ने कहा, हमारे लोगों ने कहा, घर के लोग कहते हैं भाई तुम गंदी भाषा का इस्तेमाल मत करो। हम्म हालांकि हिंदी अनुवाद दोगलापन, पाखंड, हम्म पाखंडी, यही तो है, इसमें कोई हम्म खराब नहीं है। हम्म और ऐसे शब्द जो कि हम्म सीधे
औरतों के खिलाफ ना, माँ बहन की गाली ये बहुत ही घटिया स्तर का है, वो औरतों हम्म, के खिलाफ जाता है, चाहे किसी की माँ बहन हो, बात हम्म, अलग है। लेकिन हम्म, ऐसे शब्द जो कि सटीक रूप से जो हम्म, दुश्मन वर्ग है उसके चरित्र को उजागर करता है, तो हम्म, उसके इस्तेमाल में मैं हम्म, उसका विरोधी नहीं हूं जी। कल आपने देखा ना चुनावी बॉन्ड पे जो भड़ाका हुआ है, और उसके बाद से मीडिया ने पूरी खबर को गायब करके किस तरीके से रख दिया। बस ये कल से बताना शुरू कर रखा है, ढोल बजा बजा के साहब 3 बजे चुनाव का ऐलान होगा। तीन, अरे होगा तो हो जाएगा, तो तुम उसे 2 दिन पहले से क्यों ढोल पीट रहे हो? जी हाँ, यह चुनावी बॉन्ड इतना बड़ा मतलब भयानक विस्फोट है, यह तो पूरे देश में लाखों करोड़ों जनता को सड़क पे आना चाहिए था, उसको ये सब पूरे गायब कर रहे हैं। इसके बदले में वो सीएए ला रहे हैं, चुनाव का एक दिन पोस्टपोन कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की फिर से शुरुआत कर रहे हैं, कश्मीर की बातें कर रहे हैं, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, लेकिन इसकी मुद्दा को बात करने की बिल्कुल औकात नहीं। इस हद का, फिर मैं एक शब्द का इस्तेमाल करूं, इस हिजड़ापन का उपाय एकमात्र यही है कि हमारे वो साथी जो सड़कों पे है, गांव में है, किसानों के साथ है, उनके साथ जहां तक संभव है उनके साथ उठ के खड़े हो जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि भैया सर से सर जोड़ना पड़ेगा, हाथ से हाथ जोड़ना पड़ेगा, और एक दूसरे के दुख दर्द को समझ के खड़ा होना पड़ेगा। तभी शायद कुछ बदलाव मुमकिन है, वरना सब कुछ जैसे चल रहा है चलने दीजिए। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।